नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़कर समाप्त कर लिया था और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने हल कर लिया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो उन क्लासों को आप देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य की इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, उसमें हमने आज तक जितनी भी क्लासें ली है उन वे सब क्लासें प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं। आगामी परीक्षा जैसे नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, आज हम रीतिकाल को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। रीतिकाल, जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, इसका जो समय है वो 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, और विक्रम संवत में देखें तो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक इसका समय माना जाता है। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसे कलाकाल कहा है, जो इस काल के कवियों की विशिष्टता को पहले के कवियों से अलग दिखाता है। दूसरी ओर मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल नाम देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रीतिकाल का अर्थ। रीतिकाल का अर्थ पद्धति, रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य के अंगों का विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया। रीति ग्रंथों, रीति काव्यों तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकार काल और कला काल भी कहा जाता है, लेकिन रीतिकाल नाम ही सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में केशवदास और चिंतामणि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, लेकिन आमतौर से केशवदास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना गया है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। केशवदास, इनकी रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, चिंतामणि, इनकी रचना कवि कुल, कल्पतरु, देव, इनकी रचना भाव विलास, काव्य रसायन, बिहारी, इनकी एक ही रचना है बिहारी सस्से, जिसमें कुल 719 दोहे हैं। मतीराम, रसराज और ललित ललाम भूषण, इनकी रचना शिव राजभूषण, गणानंद, सुजानहित, पद्माकर, जगन विनोद, पद्माभरण आदि। इनमें से केशवदास, बिहारी, गणानंद है दोस्तों, यहाँ धनानंद नहीं, गणानंद और भूषण को इस युग का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। बिहारी ने दोहों की संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया है। अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। रीतिकाल के कवियों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है, और यह वर्गीकरण किया है विश्वनाथ प्रसाद ने। पहला प्रकार है रीति ग्रंथकार कवि या लक्षणबद्ध कवि या रीतिबद्ध कवि, जिन कवियों ने रीति ग्रंथों एवं लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया तथा अपने ग्रंथों में बताए गए काव्य सिद्धांतों के लिए काव्य लिखा, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। जैसे केशवदास, मतीराम, देव, चिंतामणि, रसलीन आदि। दूसरे नंबर पर है रीतिसिद्ध कवि, ऐसे कवि जिन्होंने
जिन्हें रीति शास्त्र का ज्ञान है और वे रीति परंपरा का पालन भी करते हैं, परंतु इन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर सीधे काव्य की रचना करते हैं। जैसे उदाहरण बिहारी और सेनापति भी है दोस्तों, सेनापति। रसनिधि भी है, रस निधि। तो ये सभी रीति सिद्ध कवि हुए। अगला प्रकार है रीति मुक्त कवि। ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना और नहीं इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, बल्कि इन्होंने स्वतंत्र काव्य की रचना की, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। उदाहरण के तौर पर घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और द्विजदेव। रीति काल में उक्त काव्य धाराओं के साथ साथ निम्नलिखित काव्य धारा भी विकसित हो रही थी, जैसे नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। और वीर काव्य ज़्यादातर भूषण की रचनाओं में देखने को मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों रीति काल की परिस्थितियां। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वर्ष 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो समय है वो रीति काल के नाम से जाना जाता है। ये काल समृद्धि और विलासिता का काल है। श्रृंगार की अधिकता इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट दिखती है। कला वासना पूर्ति, आकांक्षा, इच्छा या कामना को पूरा करने का साधन बनी और नारी उसका आधार कहा जा सकता है कि प्रेम क्रीड़ाओं और नायक नायिकाओं का जो विविधतापूर्ण चित्रण है इस काल की कविता में मिलता है, वे तत्कालीन परिस्थितियों को दिखाता है। अब देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं दोस्तों। राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टि से ये 200 साल समय मुगल काल में जहाँ शाहजहाँ से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का समय है, जिसमें शाहजहाँ की सुंदर कला प्रियता का युग भी है और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्लेआम और नृशंसता की घटनाएं भी इस काल में घटित हुई है। अंग्रेजों की कूटनीति चालों का समय भी ये रहा है। छोटे छोटे राज्यों, सरदार सामंतों का इस परेशानी में अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंख मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी है। इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहकर आश्रयदाताओं का मनोरंजन कर रहे थे। राजमहलों में नाच रंग तथा मदिरापान का ही बोलबाला था। सुराय और सुंदरी के राज में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बनती गई। अब सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक दृष्टि से ये काल घोर पतन का युग रहा है। ये सामंतवादी युग था, जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से युक्त था। नीचे वर्ग के लोगों को राजा मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उन्हीं के लिए, उनकी सेवा के लिए था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। सुरा और सुंदरी राजा और प्रजा के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्णतः अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा और संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध ही न था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पाप प्लस आचार के केंद्र बन गए थे। हिंदू धर्म के लोग अपने भगवान रामकृष्ण का अधिक श्रृंगार नहीं करते थे, बल्कि उनकी लीलाओं में अपने विलासी जीवन को खोजने लगे थे। रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने से मुसलमान जीवन की वास्तविकता से दूर पड़ गए। कर्म और आचार का स्थान अंधविश्वास ने ले लिया। साहित्य और कला की दृष्टि से ये युग काफ़ी समृद्ध रहा है। ललित कलाओं में चित्रकला, स्थापत्य और संगीत कला का पोषण राजमहलों में हुआ है। संगीत शास्त्र पर कुछ प्रामाणिक ग्रंथ लिखे गए। अब देखते हैं दोस्तों रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं। लक्षण ग्रंथों का निर्माण।
रीतिकाल की सर्व प्रमुख विशेषता लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। यहाँ काव्य विवेचना अधिक हुई है। कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले आचार्यों का अनुकरण करते हुए अपनी रचनाओं को लक्षण ग्रंथों अथवा रीति ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि रीति निरूपण में इन कवियों को विशेष सफलता नहीं मिली, प्राय इन्होंने संस्कृत ग्रंथों में दिए गए नियमों और तत्वों का ही हिंदी पद्य में अनुवाद किया है। अगली विशेषता है श्रृंगार चित्रण। रीतिकाल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविताओं में नारी केवल पुरुष के प्रेम का आधार बनकर रह गई। राधा कृष्ण के प्रेम के सहारे नारी के अंगों की शोभा, हाव भाव, विलास, चेष्टाएं आदि में श्रृंगार का सुंदर और सफल चित्रण हुआ है। श्रृंगार के आधार और उसे उभारने, उत्तेजित करने के बड़े ही सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ है। अगली विशेषता है वीर और भक्ति काव्य। रीतिकाल में अपनी पूर्ववर्ती काव्य धाराओं वीर और भक्ति के भी दर्शन होते हैं। भूषण का वीर काव्य हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगली विशेषता है इसकी नीति काव्य। नीति काव्य इस युग की एक नई देन है। इस क्षेत्र में वृंद के नीति के दोहे और गिरधर की कुंडलियां तथा दीनदयाल गिरी की अन्योक्तियां उल्लेखनीय है। प्रकृति चित्रण। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण उत्तेजित करने के लिए हुआ है। स्वतंत्र और आधार रूप में प्रकृति चित्रण बहुत ही कम रूप में हुआ है। इनके काव्य में प्रकृति का बिंबग्राही विशेष अर्थ वाला रूप नहीं मिलता है। प्रकृति के उद्दीपन रूप उत्तेजित करने या उभारने विशेष मनोभाव को जागृत तथा उत्तेजित करने की क्रिया का अभाव है का चित्रण भी परंपरागत है। अगली विशेषता है ब्रजभाषा का उत्कर्ष। यह काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग रहा है। भाषा में वर्णमैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का पूरा निर्वाह किया गया है। भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवियों का भी इस ओर ध्यान गया है। इसमें अवधी, बुंदेलखंडी, पारसी के शब्दों को मिलाया गया और कवि ने अपने भावानुकूल बनाने के लिए इसके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। अगली विशेषता है अलंकारिकता। रीति काव्य की एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति अलंकारिता है। इसका कारण राज्य दरबारों का विलासी वातावरण तथा जनसाधारण की रुचि है। कवि को अपनी कविता भड़कीले रंगों में रंगनी पड़ती थी। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए, लेकिन बहुतों ने केवल उदाहरण ही लिखे हैं, जबकि उनके मन में लक्षण विद्यमान थे। अलंकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वे साधन न रहकर साध्य बन गए, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ है। कभी कभी केवल अलंकार ही अलंकार स्पष्ट होते हैं और कवि द्वारा बताए जाने वाला अर्थ उसी चमत्कार में खो जाता है। ये दोष रीतिकालीन काव्यों में प्राय दिखाई पड़ता है। केशव को इसी कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और ये किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। काव्य रूप रीति काल में मुक्त काव्य रूप को प्रधानता मिली है। राजाओं की काम क्रीड़ा और काम वासनाओं को उत्तेजित करने एवं उनकी मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कविता का आश्रय लिया गया वे मुक्त की रही है। अतः इस काल में कवित और सवैयों की प्रधानता रही है। कवित का प्रयोग वीर और श्रृंगार रसों में तथा सवैयों का प्रयोग श्रृंगार रसों में हुआ है। बिहारी ने दोहा छंद के सीमित शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने की कला को विकसित किया। काव्यांगों के लक्षण प्राय दोहों में ही लिखे जाते थे। कभी कभी उदाहरण भी दोहों में ही दिए गए। कुछ अच्छे प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह का चंडीचरित, पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरुदावली, लाल कवि का छत्र प्रकाश आदि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास।
दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली क्लास में हम जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है रीति सिद्ध कवि, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।